हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब एनसीईआरटी। अब आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं रीजंस फॉर मेंडल्स लेट रिकॉग्निशन, यानी कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट को लेट क्यों रिकॉग्नाइज किया गया। पहले मेंडल के एक्सपेरिमेंट को इतना इंपॉर्टेंस क्यों नहीं दिया गया। उससे पहले 2 मिनट में फटाक से रिकैप देख लेते हैं कि हमने इसके पहले क्या कवर किया था। तो हमने इसके पहले वाले सेशन में क्या देखा था कि मेंडल ने टोटल पी प्लांट में 7 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से मतलब 14 क्रोमोसोम्स होते हैं, 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ 4 क्रोमोसोम्स की स्टडी की थी। दैट वाज क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 4, क्रोमोसोम नंबर 5 एंड क्रोमोसोम नंबर 7। और इन चारों क्रोमोसोम्स में से भी सबसे ज्यादा कैरेक्टर्स कौन से क्रोमोसोम नंबर पर थे? क्रोमोसोम नंबर 4 पे थे। फर्स्ट क्रोमोसोम पे थे फ्लावर कलर, सीड कलर, फिर फोर्थ क्रोमोसोम पे थे फ्लावर पोजिशन, पॉड, प्लांट हाइट, और फिफ्थ क्रोमोसोम पे था पॉड का कलर, और सेवेंथ क्रोमोसोम पे था सीड का शेप। ये क्वेश्चन बार बार नीट में आया जाता है, इसीलिए मैं इसको वापस से रिपीट करके बता रही हूँ। और इसके पहले हमने देखा था कि पी प्लांट में टोटल 7 कैरेक्टर्स होते हैं, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में आपने देखा था। और इसको हमने लर्न कैसे किया था? एस स्क्वायर, पी स्क्वायर, एफ स्क्वायर, पी, या फिर आप इसको पी को यहाँ पर ऐड कर सकते हो तो ये क्यूब बन जाएगा 2 3 2। ऐसे सीड कलर, सीड शेप, पॉड कलर, पॉड शेप, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन एंड प्लांट हाइट, ऐसे टोटल 7 कैरेक्टर्स मेंडल ने स्टडी किए थे। तो अब आज, और इसके पहले हमने क्या देखा था कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स फ्लॉप क्यों, मतलब मेंडल ने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया था? क्योंकि वो इजीली अवेलेबल था, शॉर्ट लाइफ स्पैन है, जल्दी से रिप्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स, उसमें से जल्दी से फ्लावर्स और जल्दी से फ्रूट्स हमको मिल जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस होती हैं, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ट्रेड्स हमको देखने को मिलते हैं, इट कैन बी आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेटेड एंड इट शोड सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये सारे रीजंस थे जिस वजह से मेंडल ने पी प्लांट सिलेक्ट किया था। तो आज हमको क्या देखना है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट को लेट रिकॉग्निशन क्यों मिला, यानी कि मेंडल की डेथ के बाद उनके एक्सपेरिमेंट को इंपॉर्टेंस दी गई। तो ऐसा क्यों हुआ? व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? तो स्टार्टिंग करते हैं। देखो, मेंडल का एक्सपेरिमेंट कुछ अप्रोक्सीमेटली 1864 तक खत्म हो चुका था। ओके, यानी 1863 1864 तक इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स वाइंड अप कर लिए थे। 1865 में इन्होंने पब्लिश कर दिया था अपना पेपर, लेकिन एनसीईआरटी में 1866 बोला गया है, सो 1865 66 आप ऐसा ईयर कंसिडर कर सकते हैं। तो मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट 1865 1866 में पब्लिश कर दिया था इंटरनेशनल जर्नल में। ओके, मतलब कुछ जर्नल्स में उन्होंने पब्लिश किया था, लेकिन फिर भी उनके काम को ज़्यादा अप्रूवल नहीं मिला। क्यों अप्रूवल नहीं मिला, उसके रीज़न हमको यहाँ पर बताए गए हैं कि क्यों उनको अप्रूवल नहीं मिला। पहला रीज़न था लैक ऑफ कम्युनिकेशन। इट वाज नॉट एक्सेप्टेड, उनका पेपर जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था। इट वाज नॉट एक्सेप्टेड, उनके रिसर्च को एक्सेप्ट नहीं किया गया। वाई? बिकॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लैक ऑफ कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि उस टाइम पे ज़्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट्स नहीं थे, ज़्यादा जीमेल वगैरह नहीं था, ज़्यादा टेलीफोन वगैरह नहीं था, तो वो अपनी बातें लोगों तक कैसे पहुंचाते, साइंटिस्ट तक कैसे पहुंचाते, है ना। पहले के ज़माने में तो आपने सुना ही होगा कि कबूतरों के भरोसे चिट्ठी पहुंचाई जाती थी। मालूम पड़ा चिट्ठी पहुंचने से पहले इधर पे इंसान का काम तमाम हो गया है, लेकिन वो कबूतर अभी तक नहीं पहुंचा। सो बेसिकली जोक्स अपार्ट, मेरे बोलने का मतलब ये है कि ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स ना होने की वजह से, ज़्यादा सोशली अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स ना होने की वजह से कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा स्लो था, ख़राब से ज़्यादा मैं ऐसा बोल सकती हूँ, बहुत ज़्यादा स्लो था। और कई बार चीज़ें पता चलने से पहले बहुत सारे ऐसे कंक्लूजन निकाल लिए जाते थे, जिसके बाद जब वो चीज़ पता चली तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती थी। सो लैक ऑफ कम्युनिकेशन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न। सेकंड रीज़न था कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबल अनब्लेंडिंग डिस्क्रीट यूनिट्स डिड नॉट गेट एक्सेप्टेड। मतलब देखो, इन्होंने जो रिसर्च किया था, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, मेंडल ने क्या बोला था कि फॉर एवरी कैरेक्टर देयर इज़ अ जीन। मेंडल ने क्या बोला था कि हर एक कैरेक्टर के लिए एक सेपरेट जीन प्रेजेंट है। ओके, और हर एक जीन के पास 2 अलील्स होते हैं। लेकिन अब इसको प्रूव कैसे करके बताएं, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको विजिबली दिखाई देती है तो अल्टीमेटली हम उसके ऊपर जल्दी यकीन करते हैं। अब कोई ऐसा तो बोलेगा नहीं कि मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि मैं राइट हूँ। अब अगर आप किसी को बोलोगे कि मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है कि बारिश होने वाली है, तो कोई आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करने वाला है। भाई तू प्रूफ दिखा, तेरे पास क्या वेदर एक्सपर्ट है, क्या लॉजिक है, तेरे पास क्या रीजन है। हाँ, लेकिन वही चीज़ अगर आप उनको एनालिसिस करके और लॉजिस्टिकली बताओगे तो वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से, और दूसरा रीज़न, भाई मेंडल बायोलॉजी पर्सन नहीं थे। मेंडल वाज अ फिजिशियन एंड ही वाज अ मैथमेटिशियन। सो उनको बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स पता थे, बट उनको कहीं ना कहीं वो प्रूव करने में नाकाम रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी, माइक्रोस्कोपी इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था। तो किसी ने उनके इस कॉन्सेप्ट को बिलीव ही नहीं किया कि हर कैरेक्टर के लिए एक जीन होती है और हर जीन के पास 2 अलील्स होते हैं, यानी कि जीन वाला फैक्टर किसी को हजम ही नहीं हुआ। फिर उसके बाद और सबसे बड़ा रीजन कि साइंटिस्ट लोगों ने सबसे 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 स्ट्रॉन्ग अपोजिशन कब दिखाया, जब मेंडल ने बोला कि मैंने ये सारे एक्सपेरिमेंट मैथमेटिक्स के भरोसे से किए हैं। देखो क्या होता है पता है, जो चीज
इनिशियली जिस रीजन की वजह से मेंडल का एक्सपेरिमेंट फ्लॉप हुआ, बाद में जाके वही रीजन की वजह से मेंडल को नोबेल प्राइज अवार्ड किया गया, मेंडल के नाम का नोबेल प्राइज दिया गया, ओके, क्योंकि उनकी तो डेथ हो चुकी थी। सो बायो मैथमेटिक्स और बायो स्टैटिस्टिक्स को उन्होंने बायोलॉजी में इंट्रोड्यूस किया था, पर ये चीज कोई एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था कि भाई हम बायोलॉजी को मैथमेटिक्स के साथ कैसे रिलेट करें। नोबडी वाज रेडी टू एक्सेप्ट दिस फिनोमिनन। वो बोलते हैं ना कि कई बार जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो तो लोगों को लगता है कि आप पगला गए हो, है ना, आपके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है, बट ऐसा नहीं होता है। समटाइम्स व्हेन यू हैव द प्रूफ, एटलीस्ट अगर आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो सुनो तो सही, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक्सेप्ट करना या रिजेक्ट करना वो अपने हाथ में, बट एटलीस्ट सुनो। बट नोबडी वाज रेडी टू लिसन टू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। दे सिंपली सेड कि आपने इसमें मैथमेटिक्स घुसाया है तो इसका मतलब दिस इज यूजलेस, इट मेक्स नो सेंस, ओके। इस वजह से मेंडल का एक्सपेरिमेंट रिजेक्ट हो गया था। और लास्ट, बिकॉज ही हैज़ नो फिजिकल प्रूफ, उनके पास कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं था, उनके पास कोई भी फोटो, कोई भी ऐसे अप्रोच नहीं था जिसके मदद से वो बता सके। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि दिखने वाले सबूत के ऊपर हम ज़्यादा विश्वास करते हैं। मतलब अगर कोई मर्डरर कोर्ट में घुस के बोलेगा मैंने मर्डर किया है, तो भी उसके ऊपर कोई बिलीव नहीं करेगा। प्रूफ है क्या तुम्हारे पास, सबूत है क्या तुम्हारे पास? दिस इज हाउ अवर वर्ल्ड वर्क्स, दिस इज हाउ साइंटिफिक वर्ल्ड वर्क्स। यू नीड फिजिकल प्रूफ विच इज प्रैक्टिकली पॉसिबल, इंपॉर्टेंट ऑल्सो। मतलब कल को तो कोई भी आके बोल देगा कि मैंने इस चीज़ की डिस्कवरी की है, तो हम ऐसी ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ सही भी है, बट इस चीज़ की वजह से कभी कभी कुछ कुछ चीज़ें इतनी ज़्यादा लेट पता चलती हैं कि वो इंसान मर जाता है और उसका काम बाद में पता चलता है। सो दीज वर फ्यू रीजंस वाई मेंडल्स वर्क वॉज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। मेंडल के काम को क्यों इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली थी। बाद में कुछ ऐसे अलग साइंटिस्ट आए 1901, मतलब मेंडल की डेथ होने के 40-50 साल बाद। कुछ अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग कंट्री में अपना अपना रिसर्च कर रहे थे। देखो रिसर्च कभी रुकती नहीं है, ठीक है, तो अलग अलग साइंटिस्ट अपने अपने रिसर्च कर रहे थे। उनको भी ऐसे क्यूरियोसिटी जागी एक दिन कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल्स में ऐसे कैसे हमको वेरिएशन देखने को मिलता है। अरे इस पेरेंट के जीन्स इस बच्चे में भी है, तो ये जीन्स ट्रांसफर कैसे होता है। और लकीली उस टाइम तक माइक्रोस्कोपी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी थी, कम्युनिकेशन फैक्टर काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका था, टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो चुकी थी। तो 1901 में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग साइंटिस्ट काम कर रहे थे, ठीक है। ये कोई ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स नहीं था, ये अलग अलग लोग थे। जैसे होलैंड से थे ह्यूगो डी व्रीज, आपको ये नाम याद रखने हैं, एच होलैंड, ह्यूगो डी व्रीज, ओके। दूसरे साइंटिस्ट थे कार्ल कोरेंस जो जर्मनी से थे। अब आप इसको कैसे भी याद रख सकते हो, सी को हम ऐसे बनाते हैं, जी को भी हम ऐसे बनाते हैं, तो सी जी, कार्ल कोरेंस फ्रॉम जर्मनी एंड एरिक वॉन शेमाक फ्रॉम ऑस्ट्रिया। तो इसको आप एट करके याद रख सकते हो, HHCG एट, ओके, या टा करके याद कर सकते हो, जैसे आपको याद करना है। वॉन शेमाक ऑस्ट्रिया में थे, ठीक है, वॉन शेमाक ऑस्ट्रिया में थे, या इसको आप वा करके याद कर सकते हो, जैसे आपको याद करना हो, ठीक है, ओके। सो इन तीनों ने जब जेनेटिक्स की पढ़ाई करना स्टार्ट की, एक साइंटिस्ट होलैंड में, एक साइंटिस्ट जर्मनी में, एक साइंटिस्ट ऑस्ट्रिया में, इन तीनों ने जब जेनेटिक्स के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया तो लिटरेचर रिव्यू किया जाता है। लिटरेचर रिव्यू मतलब क्या होता है, अभी सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ आपको। टीचर ने प्रोजेक्ट दिया है, EVS का प्रोजेक्ट दिया है कि जाओ जाके वाटर पोल्यूशन के ऊपर प्रोजेक्ट बनाओ। तो आप वाटर पोल्यूशन के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है तो आप घर का पानी चेक करोगे, बाहर का पानी चेक करोगे, लेकिन उसके ऊपर पहले इंटरनेट में इन्फॉर्मेशन ढूंढोगे ना कि भाई वाटर पोल्यूशन होता है क्या है, कितने टाइप का वाटर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या होते हैं, उसके कॉजेज क्या होते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होते हैं। हम सबसे पहले इंटरनेट पे सर्च करते हैं। पहले के ज़माने में इंटरनेट इतना नहीं था तो लोग बुक्स और न्यूज़पेपर्स रेफर करते थे। सो जब लिटरेचर रिव्यू किया जाता है तो लिटरेचर रिव्यू मेरे बच्चों ये होता है जो आप आगे जाके करने वाले हो, जब आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, आप दूसरे साइंटिस्ट के पेपर्स पढ़ते हो जिन्होंने उस चीज़ के ऊपर ऑलरेडी रिसर्च की है, उससे मिलता जुलता, आपके टॉपिक से मिलता जुलता कोई दूसरा टॉपिक पे अगर रिसर्च हुआ है तो आप उस चीज़ को पढ़ते हो। कि तब जाके ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कोरेंस और एरिन वॉन शेमाक को पता चला कि अरे बाप रे, जेनेटिक्स के ऊपर तो ऑलरेडी इतना सारा काम ग्रिगोर जोहान मेंडल सर ने करके रखा है। मतलब उस टाइम पे जब माइक्रोस्कोपी नहीं था, मतलब मैं तो ऐसे मेंडल सर को लिटरली ब्रिलियंट इंसान मानती हूँ, मैजिकल इंसान, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब उन्होंने बोल दिया था कि एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं और जीन्स के 2 अलील्स होते हैं जो कैरेक्टर्स ट्रांसफर करते हैं। जो माइक्रोस्कोपी आने के बाद सेम चीज़ प्रूफ हुई। मतलब इसको तो अब हम इंट्यूशंस ही बोलेंगे ना, कि उनको पहले से ऐसे पता चल गया था, कैसे तो पता चल गया था पता नहीं, बट पता चल गया था कि कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं। समझ में आ रही है बात? सो इंडिविजुअली ही रीडिस्कवर्ड, ये तीनों की तीनों साइंटिस्ट ने इंडिविजुअली, मतलब तीनों ने अलग अलग काम किया, तीनों ने अलग अलग रीडिस्कवर किया कि कैसे जेनेटिक्स ट्रांसफर होता है, कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं स्टफ, एंड दे पब्लिश्ड इट इन अ साइंटिफिक जर्नल नोन एज फ्लोरा। इन्होंने मेंडल के काम को पढ़ के उनके ही काम को आगे मॉडिफाई करके उन्होंने एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश किया। एक सेकेंड रुक जाओ,
एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश किया, और उस इंटरनेशनल जर्नल का नाम क्या था बच्चों? उस इंटरनेशनल जर्नल का नाम था फ्लोरा। अब देखो यहाँ पे हमको क्या बताया गया है, अब यहाँ पर हमको कुछ रीजंस बताए गए हैं कि क्यों मेंडल का काम एक्सेप्ट हुआ। पहले हमने क्या पढ़ा कि क्यों मेंडल का काम एक्सेप्ट नहीं हुआ था, अब हमको क्या बताया जा रहा है कि कैसे मेंडल का काम एक्सेप्ट हुआ। सो पहला रीजन स्टैटिस्टिकल मेथड, मतलब 40 साल पहले लोगों को ऐसा लगता था कि बायोलॉजी में हम मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स घुसा ही नहीं सकते, लेकिन 40 साल के बाद जब लोगों को थोड़ी अक्ल आई तब उनको पता चला अरे बाप रे ये तो और अच्छा है, हम मैथमेटिक्स से हम नंबर से प्रूव करके बता रहे हैं कि कैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं, हम जेनेटिक्स को मैथ्स के साथ जोड़ रहे हैं, यानी कि हम पूरा का पूरा एक नया फील्ड स्टार्ट कर रहे हैं। सो स्टैटिस्टिकल मेथड और लॉजिकल मेथड ये काफी अच्छा इन्वेंशन था। फिर उसके बाद एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स में हमको क्या बोला गया है? एक्यूरेट रिकॉर्ड्स यानी कि 100% प्रूफ के साथ रिजल्ट देना, सही आया तो सही, गलत आया तो गलत, कुछ भी अपनी मन गढ़ंत कहानी नहीं बताना। जैसे जैसे आप लोग नहीं करते हो एग्जाम में, आपको कोई आंसर याद नहीं आता तो आप आगे वाले का छाप के लिख देते हो, आपको पता नहीं है कि उसका आंसर राइट है कि रॉन्ग है, बट आप अपने मन से कुछ भी छाप के लिख देते हो कि अच्छा ठीक है उसने लिखा है तो राइट ही होगा, टॉपर है भाई। लेकिन ऐसा मेंडल ने नहीं किया था। मेंडल को जो चीज़ सही लगी उसने वही चीज़ की, और उसने सही और गलत सारे एक्सपेरिमेंट्स रिकॉर्ड किए। ओके, उन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट्स को नोट डाउन किया। और फिर उसके बाद और एक रीजन क्या था? लार्ज सैम्पलिंग साइज। लार्ज सैम्पलिंग साइज क्या होती है? आप बहुत सारे सैंपल्स को एट अ टाइम स्टडी करते हो, मतलब कि हमने वो आइसक्रीम वाला एग्जांपल लिया था, कितने लोगों को चॉकलेट फ्लेवर का आइसक्रीम पसंद है, कितने लोगों को स्ट्रॉबेरी, कितने लोगों को वनीला फ्लेवर। अब अगर मेरे एरिया में 500 लोग हैं और मैं सिर्फ 5 लोगों का सर्वे कर रही हूँ तो ये तो गलत सर्वे हो जाएगा। 500 में से कम 400 लोगों से अगर मैं पूछूं और फिर उसके बेसिस पे कंक्लूजन निकालूं तो लॉजिक बनता है। तो लार्ज सैंपल, आप जितना बड़ा सर्वे करते हो, आप जितना बड़ा सैंपल साइज कंसिडर करते हो, उतना एक्यूरेट रिजल्ट आपको मिलता है, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी रिकॉर्ड होता है, आपके पास ज़्यादा रिकॉर्ड होता है। और उसको फिर थियोरिटिकली एक्सप्लेन किया ह्यूगो डिवरीज, कार्ल कॉरेंज और वॉन शेमाक ने। इन लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को थियोरिटिकली एक्सप्लेन किया। यस एवरीबडी, ओके। तो ये था इंट्रोडक्शन। अब हम थोड़ा सा इसका थ्योरी वाला पार्ट देख लेते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, मैं आपको सबसे पहले बता दूं, हमने ये पहले भी पढ़ा था जब हम टर्मिनोलॉजीज पढ़ रहे थे, कि इनिशियली जब मेंडल को पता नहीं था कि क्रोमोसोम्स के ऊपर ये जो चीज है ये क्या है, तो उन्होंने इसको नाम दिया था फैक्टर, और बाद में जाके पता चला कि अच्छा ये फैक्टर ही जीन है। यस एवरीबडी, सो जीन्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, व्हाट आर द रीजंस फॉर द ट्रांसफर ऑफ द जीन, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, और क्या क्या रोल प्ले होता है, थोड़ा सा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अब हम एग्जांपल देखने जा रहे हैं। तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ वन सच हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय मेंडल। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट यानी कि जब आप दो अलग अलग प्लांट्स को आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज करते हो। देखो पी प्लांट की एक खासियत क्या थी कि ये सेल्फ पॉलिनेशन है। पी प्लांट क्या माने जाते हैं? सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स माने जाते हैं। सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स मतलब क्या होते हैं? जो बर्ड कंडीशन में ही आपका फीमेल जो है, ये आपकी फीमेल है और ये आपका मेल है, तो ये बर्ड कंडीशन में ही मेल के पोलन ग्रेन्स इस फीमेल के स्टिग्मा पे गिरेंगे और ये पॉलिनेशन कर लेंगे। बर्ड ओपन होने से पहले आपस में ये पॉलिनेशन कर लेते हैं। लेकिन मेंडल ने क्या किया, उन्होंने इस बार थोड़ा अलग किया कि चलो हाइब्रिडाइजेशन करके देखते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के क्या रिजल्ट्स है। सो लेट्स सी मेंडल ने क्या किया। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट मेंडल ने जो कैरी आउट किया उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया। टॉल प्लांट यानी कि जो जिसके पास या तो ऐसे वाले अलील्स होंगे या तो ऐसे वाले अलील्स होंगे। अच्छा ठीक है, थोड़े टाइम के लिए हम अलील्स की बात नहीं करते, हम सिर्फ फिनोटिपिक कैरेक्टर्स की बात करते हैं, यानी कि बाहर से प्लांट्स कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो मेंडल ने एक टॉल प्लांट लिया, एक डॉर्फ प्लांट लिया। ठीक है, दिखने में एक प्लांट लंबा एक प्लांट छोटा, एक ऐसा टॉल एक ऐसा डॉर्फ, ये आपके टेक्स्ट बुक का डायग्राम है। ठीक है, ओके। अभी मेंडल ने जब शुरुआत की तब उन्होंने एक कैरेक्टर एट अ टाइम पढ़ने से शुरुआत की। देखो हमेशा याद रखो, जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है तो आप एक साथ 4 काम नहीं करते हो ना। पहले आप इन्फॉर्मेशन ढूंढते हो, फिर उसको उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क करते हो, फिर उसको अपने चार्ट पेपर पे लिखना स्टार्ट करते हो, फिर उसको डेकोरेट करते हो, फिर अपना मॉडल रेडी करते हो, 1 स्टेप एट अ टाइम। तो ठीक उसी तरीके से मेंडल ने भी एक एक कैरेक्टर्स को पहले स्टडी किया, फिर 2-2 कैरेक्टर्स, फिर 3-3 कैरेक्टर्स। तो उन्होंने बहुत धीरे धीरे चुन चुन कर कदम लिए थे। ओके, तो मेंडल क्रॉस्ड फर्स्ट टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट। उन्होंने पहले प्लांट हाइट वाला कैरेक्टर लिया। ही कलेक्टेड द सीड्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस एंड ग्रीव देम टू जनरेट प्लांट्स ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन। तो मेंडल ने क्या किया, उन्होंने टॉल प्लांट के सीड्स कलेक्ट किए, उन्होंने ड्वार्फ प्लांट के सीड्स कलेक्ट किए और दोनों को आपस में क्रॉस कराया जिससे उनको नया प्लांट मिल सके। तो ये जो फर्स्ट जनरेशन उनको मिला, मेंडल को जो फर्स्ट जनरेशन मिला, इस फर्स्ट जनरेशन को हम बोलते हैं F1 जनरेशन। इस फर्स्ट जनरेशन को हम क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन बोल सकते हो, या आप इसको फर्स्ट फिलियल जनरेशन बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। F1, 1 मतलब फर्स्ट और F मतलब फिलियल।
फिलियल मतलब क्या होता है, ऑफस्प्रिंग, यानी कि पहली पीढ़ी, पहला बच्चा, ठीक है। सो मेंडल ने एक बड़ा प्लांट लिया, एक छोटा प्लांट लिया, दोनों को आपस में क्रॉस किया और दोनों को क्रॉस करने के बाद उनको मिला F1 जनरेशन। तो अब F1 जनरेशन में उनको कैसे प्लांट्स देखने को मिले, हाइब्रिड जनरेशन देखने को मिला। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, इसमें कुछ कैरेक्टर्स टॉल प्लांट के थे, कुछ कैरेक्टर्स डॉर्फ प्लांट के थे। यानी कि अगर मैं आपको इसको यहाँ पर ऐसे सॉर्टेड करके बताऊँ, ऐसे सिंपल लिख के बताऊँ, तो ये आपका टॉल प्लांट है, ये आपका डॉर्फ प्लांट है, ये उसके अलील्स है। और जब रिप्रोडक्शन होता है तो हमने क्या पढ़ा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि गैमेट्स हमेशा हाफ हो जाते हैं, 50% मेल के गैमेट्स आएंगे, 50% फीमेल के गैमेट्स आएंगे और दोनों फ्यूज होकर आपका जाइगोट बनाएंगे। तो जो फर्स्ट जनरेशन उनको मिला वो था हाइब्रिड जाइगोट। कैसा था ये, हाइब्रिड। हमने पढ़ा था ना हेट्रोजाइगस, दोनों अलील्स अलग अलग, ओके। लेकिन इसमें से जो कैरेक्टर डोमिनेंट होगा सिर्फ वही कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा, ओके, ऑल राइट। सो हम पढ़ रहे हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या पढ़ रहे हैं हम, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी हम सिंगल कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दिस जनरेशन वॉज फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, और फिर उन्होंने इसको F1 नाम दिया या फर्स्ट फिलियल जनरेशन नाम दिया। मेंडल ऑब्जर्व्ड दैट ऑल द F1 प्रोजेनी प्लांट्स वर टॉल। मेंडल ने क्या चीज ऑब्जर्व की कि जितने भी सीड्स मिले हैं, मतलब जितने भी जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं, देखो ये टॉल प्लांट और डॉल्फ प्लांट को जब साथ में क्रॉस किया तो आपको बहुत सारे प्लांट्स मिले, और जितने भी प्लांट्स मिले सारे के सारे दिखने में टॉल हैं, सारे के सारे दिखने में कैसे हैं, टॉल है, यानी फिनोटिपिकली दे आर टॉल। सो मेंडल ने ये ऑब्जर्व किया कि F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, प्रोजेनी यानी बच्चे, यानी ऑफस्प्रिंग यानी फिलियल, तो जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं सारे टॉल हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पेरेंट सिलेक्ट किया था, लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स, और इसमें से कोई भी डॉर्फ नहीं है। यानी कि अभी सोचने वाला क्या सोचेगा कि ये मेल और फीमेल हमने अगर कंसिडर किया कि ये मेल है और ये फीमेल है, तो जो बच्चा हुआ है उसमें दिखने में तो ये बच्चा खाली मेल जैसा ही दिखाई दे रहा है, इसमें फीमेल के तो कुछ कैरेक्टर्स ही नहीं है। अगर मैं सिर्फ फिनोटिपिक कैरेक्टर्स की बात करूँ, यानी ऊपर ऊपर से बाहरी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ये सारे के सारे दिखने में टॉल है, तो हमको तो ऐसा ही लगेगा ना किसी इसी पेरेंट के कैरेक्टर्स आए, लेकिन ऐसा नहीं था, ओके। सो ही मेड सिमिलर ऑब्जर्वेशन फॉर अदर पेयर्स ऑफ ट्रेट्स। इन्होंने बाकी कैरेक्टर्स के लिए भी ऐसा ही स्टडी किया, मतलब फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, पॉड कलर, पॉड शेप, सीड कलर, सीड शेप, ऐसे सातों के सातों कैरेक्टर्स को इन्होंने स्टडी किया और उनको यही देखने को मिला कि F1 जनरेशन हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखा रहा है। यानी F1 जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, ध्यान से सुनो, F1 जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स आपके डोमिनेंट पेरेंट के जैसे दिख रहे हैं, यानी कि एक ही पेरेंट के जैसे दिख रहे हैं, दूसरे पेरेंट का उसमें कोई नामो निशान ही नहीं है, ओके। All right, so he found that all the F1 always resembled either one of the parents। मतलब जितने भी F1 जनरेशन मिल रहे हैं सारे के सारे अपने एक पेरेंट के साथ मैच कर रहे हैं, एंड द ट्रेट ऑफ अदर पेरेंट इज नॉट सीन इन देम। दूसरे पेरेंट का कोई कैरेक्टर दिखाई नहीं दे रहा। इधर देखो ना ध्यान से, ये आपने एक टॉल प्लांट लिया है और यहाँ पे आपने एक डॉर्फ प्लांट लिया है, और दोनों की वजह से जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है उस ऑफस्प्रिंग में कहीं पर भी आपको डॉर्फनेस नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ये सारे के सारे प्लांट्स टॉल है। और ऐसे सारे कैरेक्टर्स में सिर्फ हाइट नहीं, फ्लावर कलर का एग्जाम्पल ले लो, फ्लावर पोजीशन का एग्जांपल ले लो, सीड कलर, सीड शेप, ऐसे सारे एग्जांपल्स ले लो, आपको ऐसे ही कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे हैं, ओके, ऑल राइट। अब आगे देखो क्या बोला गया है। मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड द टॉल F1 प्लांट्स एंड टू हिज सरप्राइज। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने ये जो प्लांट्स आए थे इसको सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, इसका उन्होंने सेल्फिंग करा दिया। मतलब समझो आपको 1000 सीड्स मिली है, आपने जो ये दो प्लांट्स को क्रॉस किया तो आपको इनमें से बहुत सारे सीड्स मिले। अब आपने इन सीड को आपस में ही भेड़ दिया कि जा भाई तुम लोग अभी सेल्फ पॉलिनेशन करो। तो सेल्फिंग करने के बाद कुछ अद्भुत चीज देखने को मिली, कुछ नया देखने को मिला। इस बार तो दोनों टॉल प्लांट उन्होंने सेल्फिंग किया था, तो सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स टॉल दिखाई देने चाहिए थे, बट रिजल्ट कुछ अनोखा था। तो रिजल्ट क्या देखने को मिला मैम, रिजल्ट वाज समथिंग एल्स। तो जब मेंडल ने F1 जनरेशन की सेल्फिंग की, जब मेंडल ने F1 जनरेशन की सेल्फिंग की तो हमको सेकेंड जनरेशन मिला, F2 जनरेशन मिला। फर्स्ट जनरेशन को जब आप आपस में फर्टिलाइज करोगे तो आपको सेकेंड जनरेशन मिलेगा। तो सेकेंड जनरेशन में हमको क्या देखने को मिला, 3 पेरेंट्स दिखने में टॉल थे, मतलब 3 बच्चे दिखने में टॉल थे और एक बच्चा डॉर्फ था। 3 बच्चे टॉल थे, एक बच्चा डॉर्फ था। और इन तीनों बच्चों में से भी अगर हम इसका जीनोटिपिक रेशियो देखें, यानी कि अगर हम इसके जीन्स की बात करें तो कुछ और ही अलग नज़ारा है। यानी कि ये सेकेंड जनरेशन में एकदम नई चीज़ें देखने को मिली। यहाँ तक तो मेंडल का एक्सपेरिमेंट सॉर्टेड था। जब मेंडल एक कैरेक्टर स्टडी कर रहे थे तो उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। जब आप 2 कैरेक्टर स्टडी करते हो तो उसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। जब आप 3 कैरेक्टर स्टडी करते हो तो उसको हम बोलते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल अभी सिर्फ हाइट के बारे में पढ़ रहे थे तो इसको हम बोलेंगे मोनो हाइब्रिड, सिर्फ एक कैरेक्टर के बारे में, ओके।
सो मेंडल को F1 जनरेशन में सारे प्लांट्स टॉल मिले, और जब उन्होंने इसका सेल्फिंग किया तो उनको क्या देखने को मिला, देखो इधर पे कुछ प्लांट्स यहाँ पे हमको टॉल दिखाई दे रहे हैं, मतलब दिखने में 3 प्लांट्स टॉल दिखाई दे रहे हैं और एक प्लांट डॉर्फ दिखाई दे रहा है। ये वाला रेशियो देखो, फिनोटिपिक रेशियो। आप ये अलील्स भूल जाओ थोड़े टाइम के लिए, इसका जो जीन्स है वो भूल जाओ। दिखने में ये 3 प्लांट्स टॉल हैं और ये वाला प्लांट डॉर्फ है। ओके, तो देखो इधर क्या दिया गया है, मेंडल देन सेल्फ पॉलिनेटेड, लेट्स सी। हाँ, Mendel then self-pollinated and to his surprise he found that the second generation यानी filial 2 generation some of the offsprings were dwarf। यानी अब कुछ कैरेक्टर्स इसमें से डॉर्फ थे, यानी जो हमने ओरिजिनल पेरेंट यूज किया था डॉर्फ वाला, वो कैरेक्टर हमको सेकेंड जनरेशन में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये देखो, ये है अपना कैरेक्टर जो पहले एक्सप्रेस नहीं हुआ था लेकिन सेकेंड जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है। समझ में आ रही है? किधर भाग गई मैं? हाँ, समझ में आ रही है सबको बात? देखो इधर देखो, ये सिंपल वाला एक्सपेरिमेंट देखते हैं। टॉल डॉर्फ, तो फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे टॉल, लेकिन जब इस टॉल का हमने सेल्फिंग कराया तो हमको इसके वजह से यहाँ पे हमको एक पर्टिकुलर डॉर्फ कैरेक्टर्स देखने को मिले। क्या देखने को मिले? एक ऑफस्प्रिंग ऐसा देखने को मिला जो टोटली डॉर्फ था, और ये डॉर्फ यहाँ पे तो नहीं था, तो ये कहाँ से आया? तो ये ओरिजिनल पेरेंट से आया जो हमने फर्स्ट जनरेशन में यूज किया था। तो देखो इधर पे इतनी सारी खिचड़ी हो गई है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सर नहीं खुजाना है, जस्ट पे अटेंशन। ओके, तो मेंडल को F2 जनरेशन में अब कुछ ऐसे कैरेक्टर्स देखने को मिले जो F1 जनरेशन में एक्सपोज नहीं हुए थे। द प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स दैट वर डॉर्फ वर 1/4। मतलब अगर टोटल आपको 4 ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं, अगर आपको टोटल 4 ऑफस्प्रिंग्स मिल रहे हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही ऑफस्प्रिंग आपका डॉर्फ है, यानी कि एक ही ऑफस्प्रिंग आपके इनिशियल पेरेंट के जैसा है। सो 4 में से एक, 1/4। सो प्रोपोर्शन ऑफ द डॉर्फ कैरेक्टर्स वाज 1/4 ऑफ द F2 प्लांट्स, वाइल 3/4 ऑफ द F2 प्लांट्स वर टॉल। यानी कि हमको जो 4 ऑफस्प्रिंग्स मिले इसमें से 3 टॉल है और एक डॉर्फ है। सो 3/4 का रेशियो टॉलनेस का है और 1/4 का रेशियो डॉर्फनेस का है। टोटल 4 में से 3 टॉल है और 4 में से एक ये टॉल है और एक ये डॉर्फ है। डॉर्फ यानी बौना, बुटका प्लांट। ओके, द टॉल एंड डॉर्फ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंटल टाइप। और ये जो भी ऑफस्प्रिंग्स आपको मिल रहे हैं ना बच्चा, ये जो भी ऑफस्प्रिंग्स आपको मिल रहे हैं ये अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। कैसे दिखाई दे रहे हैं? ये देखो, ये 3 टॉल प्लांट्स जो हमको मिले हैं ये अपने पेरेंट्स के जैसे हैं, और ये एक जो डॉर्फ प्लांट मिला है ये भी अपने पेरेंट के जैसा है। कुछ अलग कैरेक्टर नहीं दिखाई दे रहा है, पेरेंट्स के साथ ही मैच कर रहे हैं। मतलब वटाने के पेड़ में आपको आम का पेड़ नहीं दिखाई देगा। ओके, सो द टॉल एंड डॉर्फ ट्रेट्स वर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स एंड दे डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। इन्होंने कोई खिचड़ी नहीं दिखाई, मतलब ऐसा कुछ हमको देखने को नहीं मिला कि एक प्योर टॉल दिख रहा है, फिर 2 मीडियम हाइट के दिख रहे हैं, फिर एक छोटा दिख रहा है। ऐसा कुछ हमको इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिला। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट की एक सबसे खास बात ये थी कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए उनको कहीं पर भी इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिले। यानी जैसे हम बोलते हैं ना कि हमने रेड फ्लावर मिक्स किया, व्हाइट फ्लावर मिक्स किया तो पिंक फ्लावर बन जाता है, मेंडल को ऐसा कोई सिनारियो देखने को नहीं मिला। या तो रेड या तो व्हाइट, बीच का कुछ नहीं था, ब्लेंडिंग नहीं थी। ओके, सो दैट इज ऑल द ऑफस्प्रिंग वर आइदर टॉल और डॉर्फ। क्या बोला गया हमको इधर पे कि या तो सारे ऑफस्प्रिंग्स टॉल थे या तो ऑफस्प्रिंग्स डॉर्फ थे। नन ऑफ वर इन बिटवीन हाइट, मतलब कोई भी बीच का नहीं था कि मीडियम हाइट का हो। ओके, सिमिलर रिजल्ट्स वर ऑब्टेन विद अदर ट्रेड्स। और बाकी के कैरेक्टर्स के साथ जब मेंडल ने स्टडी की तो उनको ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट्स देखने को मिले, यानी कि एक ही पेरेंट एक्सप्रेस हो रहा है। F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही पेरेंट एक्सप्रेस हो रहा है। ये देखो, F1 जनरेशन में दोनों में से सिर्फ एक ही पेरेंट एक्सप्रेस हो रहा है, लेकिन जब आप इस F1 जनरेशन का सेल्फिंग करते हो तो आपको वापस से दोनों पेरेंट के कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि डोमिनेंट पेरेंट के भी और रिसेसिव पेरेंट के भी। यस एवरीबडी? ओके, सो वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स वाज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन व्हाइल एट द F2 स्टेज बोथ द ट्रेट्स वर एक्सप्रेस्ड इन द प्रोपोर्शन 3:1। यानी कि सेकेंड जनरेशन में आपको क्या रेशियो देखने को मिल रहा है? 3 पेरेंट्स डोमिनेंट है, मतलब 3 बच्चे डोमिनेंट है और एक बच्चा रिसेसिव है, यानी 3/4 और 1/4। सो 3:1 का रेशियो देखने मिल रहा है। 3 ओरिजिनल डोमिनेंट पेरेंट्स के जैसे और एक रिसेसिव पेरेंट के जैसा है, डॉर्फ। ओके, सो द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। बाकी के ट्रेट्स में भी हमको कोई ब्लेंडिंग नहीं देखने को मिली। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ब्लेंडिंग मतलब क्या होता है? बीच का कुछ कैरेक्टर दिखाई देना, जैसे व्हाइट और ब्लैक मिक्स करके ग्रे कलर बन जाता है, वैसा कुछ ब्लेंडिंग हमको देखने को नहीं मिला कि आप बड़े प्लांट और छोटे प्लांट को साथ में रिप्रोड्यूस कर रहे हो तो जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे वो मीडियम हाइट के बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। या तो टॉल प्लांट्स मिले या तो डॉर्फ प्लांट्स मिले। देयर वाज नो ब्लेंडिंग इन एनी स्टेज, ना तो F1 स्टेज में ब्लेंडिंग थी ना F2 स्टेज में ब्लेंडिंग थी। ओके, ऑल राइट, ये अपने टेक्स्ट बुक का ही डायग्राम है। टॉल पेरेंट्स लिया, डॉर्फ पेरेंट लिया, तो फर्स्ट जनरेशन में हमको सिर्फ टॉल पेरेंट्स मिले। जब हमने इसका सेल्फिंग कराया तो हमको यहाँ पे 3 टॉल मिले और एक डॉर्फ मिला। ये देखो, ये जो तीनों टॉल मिले हैं ये ओरिजिनल टॉल प्लांट के जैसे दिखाई दे रहे हैं और ये जो डॉर्फ मिला है ये ओरिजिनल डॉर्फ के जैसे दिखाई दे रहा है। सो 3:1
1, ऐसा रेशियो हमको देखने को मिल रहा है. ओके, ऑल राइट. तो बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस मेंडल प्रपोज्ड दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन. तो इन ऑब्जर्वेशंस को देखकर मेंडल को ऐसा लगा कि कुछ तो है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो रहा है, फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग. ऑब्वियस सी बात है, थ्रू द गैमेट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशन. यानी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन. जैसे अभी मैं बात करूँ आपके कर्ली हेयर की, आपके दादाजी के बाल कर्ली थे तो आपके पापा के बाल कर्ली है, इसीलिए आपके बाल कर्ली है. तो कुछ कैरेक्टर्स गैमेट से पास होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ लॉन्ग 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 पीरियड ऑफ टाइम. ही कॉल्ड दीज थिंग्स एज फैक्टर्स. तो मेंडल ने इन चीज़ों का नाम क्या रखा? फैक्टर. यानी क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होती है उसको उन्होंने नाम दिया फैक्टर. लेकिन अब इस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? जीन्स. विलियम बेटसन ने हमको बताया था कि जीन्स ही फैक्टर्स हैं. ओके, सो जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस. ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आता है नीट में, एमसीक्यू सीईटी में, नीट में ये एमसीक्यू क्वेश्चन आता है. डैश आर द यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस. तो जीन्स, जीन्स की वजह से हमको पता चलता है कौन से कैरेक्टर्स आगे ट्रांसफर हो रहे हैं, कौन से कैरेक्टर्स नहीं हो रहे हैं, बिकॉज इनके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि कब कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस करना है. सो जीन्स विच कोड फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट आर नोन एज अलील. और जीन्स के पास क्या होते हैं? अलील्स होते हैं. यानी कि अगर मैं हाइट की बात करूं तो हाइट के लिए 2 अलील्स है. अगर मैं एक डोमिनेंट एक रिसेसिव. अगर मैं कलर की बात करूं तो कलर के लिए 2 अलील्स है, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव. सो दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द जीन्स. अलील 2 टाइप के होते हैं, एक डोमिनेंट अलील होता है, एक रिसेसिव अलील होता है. ओके, अब ये थोड़ा सा पार्ट आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, पर ध्यान से सुनो, कुछ कंफ्यूजिंग नहीं है. देखो, जब आप प्लांट के अलग अलग कैरेक्टर्स की बात कर रहे हो, हमको टोटल 7 कैरेक्टर्स पढ़ने हैं. अब 7 कैरेक्टर्स पढ़ने के लिए हम हर बार हाइट इतना लंबा नाम नहीं लिख सकते. ठीक है, जैसे इंग्लिश में अब हर जगह पे अंजलि अंजलि अंजलि, माई नेम इज अंजलि, अंजलि हैज़ 2 ब्रदर्स, अंजलि इज दिस ईयर्स ओल्ड, अंजलि स्टेज इन मुंबई. ऐसे बार बार अंजलि नहीं लिखते, हम प्रोनाउन यूज करते हैं, शी वर्ड यूज करने लग जाते हैं. हर जगह पे बार बार नाम यूज करेंगे तो अल्टीमेट मतलब बकवास हो जाएगा, टाइमिंग ज़्यादा लगेगा. तो इसीलिए हमको अल्फ़ाबेट्स की यूज़ करना पड़ता है. ठीक है, तो इफ़ वी यूज़ अल्फ़ाबेटिकल सिंबल्स फॉर ईच जीन देन द कैपिटल लेटर इज यूज्ड फॉर द ट्रेट एक्सप्रेस्ड एट द F1 स्टेज एंड स्मॉल अल्फ़ाबेट. ओके, क्या बोला गया हमको इधर पे? जब हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस किया तो यहाँ पर देखो, जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हो रहा है, अभी यहाँ पे अगर टॉल कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है तो हम कैपिटल T टॉलनेस के लिए यूज करेंगे. और डॉर्फ कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, यानी ये रिसेसिव कैरेक्टर है, ये वीक कैरेक्टर है, तो इसके लिए हम स्मॉल t यूज करेंगे. अब आप बोलोगे मैम T फॉर टॉल आता है तो D क्यों नहीं यूज किया डॉर्फ के लिए? बेटा, अगर मैं डॉर्फ के लिए D यूज करूंगी और टॉल के लिए T यूज करूंगी तो मुझे ही कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि मुझे फिर 14 अल्फाबेट्स याद रखने पड़ेंगे. इससे अच्छा है 7 अल्फाबेट याद रखो. कैपिटल लेटर डोमिनेंट कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा और स्मॉल लेटर रिसेसिव कैरेक्टर रिप्रेजेंट करेगा. तो सीधी सी बात, नो बकवास, जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है उसके अल्फाबेट को कैपिटल लेटर दे दो, और जो एक्सप्रेस नहीं हुआ उसके अल्फाबेट को स्मॉल लेटर दे दो. ओके, सो द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड एट F1 स्टेज, इसको हम कैपिटल लेटर देंगे. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ कैरेक्टर ऑफ हाइट, T, कैपिटल T इज यूज्ड फॉर टॉल एंड स्मॉल t इज यूज्ड फॉर डॉर्फ. ओके, और कैपिटल T और स्मॉल t क्या है? ये एक दूसरे के अलील्स है. मतलब है तो ये दोनों हाइट के ही जीन्स ना, हैं ये दोनों हाइट के ही अलील्स. अगर कैपिटल T रहा तो टॉल हाइट होगी, स्मॉल t रहा तो शॉर्ट हाइट होगी, पर है तो ये हाइट रिलेटेड अलील्स. So in plants the pair of alleles for height would be capital T capital T, capital T small t और small t small t. क्या बोला गया हमको इधर पे? प्लांट्स में हाइट के अलील्स कौन से होंगे? अगर आप टॉलनेस की बात कर रहे हो तो प्योर टॉल होगा, या तो हाइब्रिड टॉल होगा, या तो सिर्फ डॉर्फ होगा. ओके, ऑलराइट. मेंडल ने और एक चीज प्रपोज की. इन अ ट्रू ब्रीडिंग टॉल और डॉर्फ पी वैरायटी द एलिलिक पेयर ऑफ जीन्स आर होमोजाइगस. सीधी सी बात है भाई, ट्रू ब्रीडिंग कब होता है? ट्रू ब्रीडिंग या ट्रू प्लांट कब होता है? जब दोनों अलील सेम हो, यानी कि या तो दोनों कैपिटल हो या तो दोनों स्मॉल हो, यानी होमोजाइगस कंडीशन में होना चाहिए. अगर ऐसा कुछ है तो इसको हम हाइब्रिड बोलते हैं, हेट्रोजाइगस बोलते हैं. तो टॉल प्लांट के लिए कैपिटल T होगा, शॉर्ट प्लांट के लिए यानी डॉर्फ प्लांट के लिए स्मॉल t होगा. ओके, सो ये हो जाएगा अपना जीनोटाइप. टॉल प्लांट का होमोजाइगस जीनोटाइप कैपिटल T. जीनोटाइप मतलब क्या होता है बेटा? अंदर का जेनेटिक मेकअप. अभी जैसे समझो, बाहर से मैं आपको कितने भी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हूँ, बट अंदर से मैं एक्चुअली कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, वो मेरा जीनोटाइप है. मेरा DNA कितना स्ट्रॉन्ग है. मैं फिजिकली आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हूँ, बट इंटरनली मेरा जेनेटिक मेकअप कितना स्ट्रॉन्ग है. सो उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप. तो दिखने में प्लांट टॉल दिखाई दे रहा है, बट क्या इसके पास दोनों कैपिटल T है, या एक कैपिटल है एक स्मॉल है? मतलब ये ओरिजिनल टॉल है या फिर ये हाइब्रिड टॉल है? उसको बोलते हैं जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप को. ओके, सो कैपिटल T एंड स्मॉल t को हम बोलते हैं जीनोटाइप फॉर टॉल एंड डॉर्फ प्लांट्स. ओके, व्हेन what then would be the phenotype of a plant that has a genotype capital T small t? अब देखो, इधर पे आपका एक कंफ्यूजन हो सकता है. मैम, अगर कैपिटल T से टॉल प्लांट बनता है और स्मॉल t से डॉर्फ प्लांट बनता है, तो
एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी अगर रहेगा तो इससे कौन सा प्लांट बनेगा, इससे बनेगा हाइब्रिड प्लांट। कौन सा प्लांट बनता है, हाइब्रिड, यानी दिखने में ये टॉल रहेगा, दिखने में ये इंटरमीडिएट नहीं रहेगा। आप बोलोगे मैम इसमें एक कैपिटल टी वाला अलील है, एक स्मॉल टी वाला अलील है, तो मतलब ये छोटा प्लांट होगा या बड़ा प्लांट होगा या बीच का हाइट होगा इसका। दिखने में ये टॉल होगा क्योंकि कैपिटल टी वाला अलील डोमिनेंट है, ये स्ट्रॉन्ग अलील है, ओके। लेकिन इसके पास जीनोटाइप्स छोटा वाला टी भी होगा और इसी वजह से सेकेंड जनरेशन में हमको डॉर्फ कैरेक्टर्स भी देखने को मिलते हैं। सो as Mendel found the phenotype of F1 heterozygote to be exactly like TT parent in appearance, he proposed that in a pair of dissimilar factors, one dominates the other. तो यहाँ पर हमने मेंडल ने हमको फर्स्ट लॉ दिया, मेंडल ने यहाँ पर हमको फर्स्ट लॉ दिया कि जब हमारा F1 जनरेशन बनता है तो F1 जनरेशन में एक अलील कैपिटल होता है, एक अलील स्मॉल होता है। सो इसमें से जो अलील कैपिटल है वही अलील एक्सप्रेस होगा, यानी कि डोमिनेंट अलील एक्सप्रेस होता है, रिसेसिव अलील एक्सप्रेस नहीं होता है। सो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। F1 स्टेज में जो कैरेक्टर दिखाई दे रहा है वो कैरेक्टर डोमिनेंट कैरेक्टर है। आई रिपीट, F1 स्टेज में जब आप दो अलग अलग पेरेंट्स को साथ में क्रॉस करते हो तो फर्स्ट जनरेशन के केस में आपको जो कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं वो कैरेक्टर्स डोमिनेंट होते हैं, बाकी सारे कैरेक्टर्स रिसेसिव होते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज डोमिनेंट फैक्टर, और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं होता है उसको हम बोलते हैं रिसेसिव कैरेक्टर। इन दिस केस कैपिटल टी फॉर टॉलनेस इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल टी फॉर डॉर्फनेस, दैट इज रिसेसिव, यानी कि कैपिटल टी इज टॉल एंड स्मॉल टी इज डॉर्फ। He observed identical behavior for all other characters. जो चीज़ वो हाइट के लिए कर रहे थे वही चीज़ें उनको बाकी के कैरेक्टर्स के लिए भी देखने को मिल रही थी। इट इज़ कन्वीनियंट एंड लॉजिकल टू यूज द कैपिटल एंड लोअर केस। देखो ये कॉमन सेंस की बात है, अगर आप डोमिनेंट कैरेक्टर के लिए कैपिटल लेटर यूज कर रहे हो, रिसेसिव कैरेक्टर के लिए स्मॉल लेटर यूज कर रहे हो, तो इससे याद रखने में आसानी होगी, ओके। डू नॉट यूज कैपिटल टी फॉर टॉल एंड डी फॉर डॉर्फ। मैंने जो आपको पहले बोला कि अलग अलग अल्फाबेट यूज मत करो, इससे आपको ही कंफ्यूजन होगा। सो अलील्स कैन बी सिमिलर इन केस ऑफ होमोजाइगोट्स और इट कैन बी डिसिमिलर इन केस ऑफ हेट्रोजाइगोट। अगर प्योर लाइन बोला है तो दोनों अलील सेम होना चाहिए, या तो दोनों कैपिटल या तो दोनों स्मॉल। और अगर F1 जनरेशन की बात हो रही है, हाइब्रिड की बात हो रही है, तो एक स्मॉल और एक कैपिटल, ओके। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी इज हेट्रोजाइगस फॉर जीन्स कंट्रोलिंग हाइट, इट इज मोनोहाइब्रिड एंड क्रॉस बिटवीन टी इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब क्या बोला गया है कि जब आप एक प्योर टॉल और एक प्योर डॉर्फ को क्रॉस करते हो तो आपको F1 जनरेशन में एक हाइब्रिड मिलता है, और यहाँ पे एक ही हाइब्रिड है, मतलब एक ही कैरेक्टर स्टडी किया है हमने, तो इस क्रॉस को हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो ये क्रॉसिंग जो हमने की बेटा, ये जो क्रॉसिंग का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ये था पूरा अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल। हम यहाँ पर एक ही कैरेक्टर कंसिडर कर रहे हैं, ये अपना F1 जनरेशन है, ये अपना F2 जनरेशन है। और ये जो बॉक्स वाला मेथड है, इस मेथड से जब हम फाइंड आउट करते हैं किसी भी रेशियो को तो इसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर मेथड। पुनेट नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको ये बॉक्स मेथड बताया था। देखो ये इतनी सीधी सी चीज़ है, आप बोलोगे अरे इसमें क्या इतना बड़ा बहान चीज़ बता दिया है, बट ये छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। तो पुनेट स्क्वायर मेथड हम यूज़ करते हैं मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें बड़ी होती जाती है ना वो उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है। तो ये मेथड वरदान था हमारे लिए, इट वॉज लिटरली अ ब्लेसिंग फॉर अस, ओके। So from the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation, we can infer that, देखो हमको इधर पे F2 जनरेशन में क्या देखने को मिला कि ये जो रिसेसिव कैरेक्टर है ये प्योर फॉर्म में ही एक्सप्रेस हो रहा है, ये हाइब्रिड फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो रहा। डोमिनेंट कैरेक्टर, सुनो ध्यान से, डोमिनेंट कैरेक्टर प्योर फॉर्म में भी एक्सप्रेस हो सकता है, हाइब्रिड फॉर्म में भी एक्सप्रेस होता है। यहाँ पे भी टॉल प्लांट मिलेंगे, यहाँ पे भी टॉल प्लांट मिलेंगे, लेकिन डॉर्फ प्लांट आपको सिर्फ प्योर फॉर्म में ही एक्सप्रेस होता हुआ दिखाई देगा। डॉर्फ प्लांट आपको सिर्फ प्योर फॉर्म में ही एक्सप्रेस होता दिखाई देगा। सो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation, we can conclude, infer मतलब क्या होता है, conclusion निकालना। So we can conclude that when the tall and dwarf plant produce gametes by the process of meiosis, the alleles of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete। तो मतलब क्या बोला गया है, यहाँ पे हमको मेंडल का सेकंड लॉ पता चल गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं। सो गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं बच्चा, इधर देखो, जब आपका F2 जनरेशन होता है, जब आपका F2 जनरेशन होता है तो आपके पास देखो जाइगोट्स तो डिप्लॉयड होते हैं, जाइगोट्स कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। लेकिन जब आप गैमेट बनाते हो तो गैमेट कैसे होते हैं, हेप्लॉयड होते हैं।
तो ये जो 2 अलील्स है इसमें से एक गैमेट में कैपिटल टी जाएगा, एक गैमेट में स्मॉल टी जाएगा, और आगे जाके जब ये स्मॉल टी साथ में मिलेंगे तो आपको मिलेगा प्योर रिसेसिव प्लांट। ये आपके सेल डिवीजन का चैप्टर है, सेल डिवीजन चैप्टर के टॉपिक है। यस, माइटोसिस मियोसिस हमने पढ़ा था ना, अगर आपको वो नहीं आता तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। ऐसे हाथ जोड़ के पैर जोड़ के मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले सेल साइकिल सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ो। माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, वो पहले अच्छे से क्लियर करो तो आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप सर्च करो सेल डिवीजन चैप्टर बाय अंजलि पटेल मैम, आपको बहुत बढ़िया से माइटोसिस और मियोसिस का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। आई गारंटी इट, आप लाइफ टाइम तक नहीं भूलोगे। सो जस्ट सर्च इट, ओके, सर्च इट ऑन यूट्यूब, सेल डिवीजन बाय अंजलि पटेल मैम, आपको मिल जाएगा। ओके, ऑल राइट। सो गैमेट्स कैसे फॉर्म होते हैं बेटा, गैमेट्स इंडिविजुअली सेपरेट होते हैं, यानी कि वो इंडिविजुअली सेग्रीगेट होते हैं फ्रॉम ईच अदर, एंड ओनली वन अलील इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। एक गैमेट मतलब एक अलील एक गैमेट के अंदर जाएगा, या तो गैमेट के अंदर कैपिटल टी जाएगा या तो स्मॉल टी जाएगा। ओके, दिस सेग्रीगेशन ऑफ अलील इज अ रैंडम प्रोसेस, और ये रैंडम प्रोसेस होता है। कौन से गैमेट में कौन सा अलील जा रहा है हम ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते ना, मेरे को ऑरेंज चॉकलेट चाहिए तो मेरे को ऑरेंज ही चाहिए, बाकी चॉकलेट नहीं लूंगा मैं, ऐसा नहीं होता। गैमेट्स अपने मर्जी से सेपरेट होते हैं क्योंकि ये सब सेल डिवीजन का पार्ट होता है। सो दिस सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स इज अ रैंडम प्रोसेस एंड इट इज ऑलवेज 50-50% वाला चांस कि हमारे गैमेट के अंदर कौन सा अलील जाएगा। Okay, all right. In this way, the gamete of the tall plant have the allele capital T and the gamete of the dwarf plant will have the allele small t. और fertilization के टाइम पे जब कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में फ्यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, समझो एक पोलन ग्रेन का कैपिटल टी आया और एक एग का स्मॉल टी आया, तो इन दोनों को साथ में हमने फ्यूज किया तो हमको मिला हमारा हाइब्रिड प्लांट, दैट इज F1 जनरेशन, और इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस प्लांट यानी हाइब्रिड प्लांट। सो द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, बाकी ट्रेड्स में भी हमको ऐसे ही देखने को मिला कि फर्स्ट जनरेशन इज ऑलवेज हाइब्रिड, यानी कि एक कैपिटल अलील होता है एक स्मॉल अलील होता है। द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय पेरेंट्स, the formation of the zygote, the F1 and F2 plants can be understood by diagram called Punnett square, जो हमने अभी आपको बताया, ये जो बॉक्स वाला मेथड होता है इसको हम बोलते हैं Punnett square मेथड, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन करना बेहद आसान हो जाता है। ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब आप थोड़े हायर लेवल पे जेनेटिक्स पढ़ोगे ना तब आपको ये समझ में आएगा। ओके, इट वॉज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट रेजिनाल्ड सी पुनेट, ये नाम आपको याद रखना है। पुनेट स्क्वायर मेथड हमको किसने दिया था, ब्रिटिश के जेनेटिसिस्ट थे, उन्होंने दिया था रेजिनाल्ड सी पुनेट। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट, मतलब ये एक ऐसा टेबुलर मेथड है या ग्राफिकल मेथड है जिससे हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनिजम्स का जीनोटाइप क्या है और फिनोटाइप क्या है, और हम गैमेट्स भी आराम से सेपरेट कर सकते हैं। ओके, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन आर रिप्रेजेंटेड इन बॉक्सेस गिवन बिलो इन द स्क्वायर्स। तो ये देखो यहाँ पे हमको सारे अपने ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिलते हैं। मेल्स के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं और फीमेल्स के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को ना कंफ्यूजन हो जाता है, मैम याद कैसे रखने का, मेल का सिंबल कौन सा है और फीमेल का सिंबल कौन सा है। तो देखो मेरे हिसाब से, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बता रही हूँ कि मेल्स को डायरेक्शन, उनको रास्ते वगैरह बहुत अच्छे से याद रहते हैं, मतलब मेरे भाई मेरे पापा इन लोगों को रास्ते बहुत अच्छे से याद रहते हैं। तो डायरेक्शन, एरो मतलब डायरेक्शन, तो मेल्स का डायरेक्शन याद रहता है, इसीलिए मेल्स के लिए ये सिंबल दिया गया। और फीमेल ज़्यादातर पॉजिटिव सोचती है, हर चीज़ में वो पॉजिटिविटी घुसाती है, तो फीमेल्स के लिए ये सिंबल आप याद रख सकते हो। देखो हर एक को अपने अपना ट्रिक लगा के याद रखना पड़ता है, तो ये सिली मेरी ट्रिक है, ये मेरी सी सिली सी ट्रिक है, बट आपको जिस ट्रिक से याद रहे आप वो ट्रिक याद रख सकते हो। सो दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर मेल्स एंड दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर फीमेल्स। ओके, ऑल राइट। पुनेट स्क्वायर मेथड में हमको क्या देखने को मिलता है, हमको मेल प्लांट्स फीमेल प्लांट्स देखने को मिलेंगे, उसके गैमेट्स हम लिख सकते हैं वहाँ पर, F1 जनरेशन फिर F2 जनरेशन भी हम वहीं से स्टडी कर सकते हैं। यस एवरीबडी, सो ये देखो the F1 plants of genotype are self-pollinated and the symbols are used to denote the female and male plants. The respective F1 plant, the F1 plant of the genotype TT when self-pollinated. जब आपका ये F1 plant self-pollination करेगा, कैपिटल T स्मॉल t, तो इसके गैमेट्स हम यहाँ पर इंडिविजुअली लिखेंगे। ये देखो, ये हैं आपके मेल के गैमेट्स और ये हैं आपके फीमेल के गैमेट्स। यस एवरीबडी, हालांकि दोनों सेम ही है क्योंकि हम सेल्फिंग कर रहे हैं, सेम टू सेम सीड्स को साथ में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बस कॉलम अलग अलग बना दिया। ओके, ऑल राइट। सो व्हेन फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस, द पोलन ग्रेन ऑफ कैपिटल T will have 50% चांस टू पॉलिनेट विद कैपिटल T एंड इट विल हैव 15% चांस टू पॉलिनेट विद स्मॉल t। तो मतलब देखो ये सब ना प्रोबेबिलिटी होती है कि कैपिटल T के साथ ही क्रॉस करेगा, ये देखो कैपिटल टी के साथ क्रॉस करेगा या स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा, ये सब प्रोबेबिलिटी होती है। ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ, फिर ये कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ, फिर ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ, और फिर ये स्मॉल टी इस स्मॉल टी के साथ। सो ये सब प्रोबेबिलिटी होती है। यस बच्चा, ओके। सो
हमको ऐसे कुछ रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो जाइगोट्स कैसे देखने को मिलेंगे हमको? प्योर, हाइब्रिड, प्योर, ऐसे जाइगोट्स देखने को मिलेंगे। सो फ्रॉम द पुनेट स्क्वायर, ये देखो फ्रॉम द, ये थियोरी ना बेटा बहुत 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 ज्यादा थियोरिटिकल पार्ट है। आप सिर्फ इतना समझो मैम मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस मतलब जब हम एक कैरेक्टर पढ़ते हैं, एक कैरेक्टर पढ़ते हैं उसको बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो फर्स्ट जनरेशन होता है वो हमेशा हाइब्रिड होता है। फर्स्ट जनरेशन हमेशा कैसा होता है? फर्स्ट जनरेशन इज ऑलवेज हाइब्रिड। और सेकेंड जनरेशन में हमको डॉर्फ कैरेक्टर्स भी मतलब रिसेसिव कैरेक्टर्स भी दिखाई देते हैं, बस इतना याद रखो। ओके, सो पुनेट स्क्वायर से हमको ये आसानी से दिखाई दे रहा है कि 1/4 ऑफ द प्लांट्स लीड टू कैपिटल टी, हाफ कैपिटल टी स्मॉल टी एंड 1/4 स्मॉल टी। मतलब देखो चार प्लांट्स में से, चार में से एक प्योर है, प्योर टॉल है, एक प्योर डॉर्फ है, और बाकी के दो कैसे हैं? बाकी के दो हाइब्रिड हैं। बाकी के दो कैसे हैं बच्चा? बाकी के दो हाइब्रिड हैं। ओके, सो दो the F1 have a genotype of capital T small t but the phenotypic character seen is tall। देखो जो दो पेरेंट्स हैं इंटरमीडिएट जो मिले हैं हमको, इनके पास भले ही दोनों अलील्स है बट ये दिखने में कैसे हैं? टॉल हैं। एंड एट F2 3/4 ऑफ द प्लांट्स आर टॉल। F2 जनरेशन में क्या देखने को मिल रहा है कि तीन प्लांट्स दिखने में टॉल है। ये देखो F2 जनरेशन में क्या देखने को मिल रहा है? तीन प्लांट्स टॉल है, एक प्लांट डॉर्फ है। बट अगर इसका जीनोटिपिक रेशियो देखें हम तो एक ही प्योर है और दो हाइब्रिड है। देखो बात क्या है पता है, इधर पे आपको क्या पूछा जा सकता है? आपको जीनोटाइप्स की प्योरिटी पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है? प्योरिटी। कितने होमोजाइगस है और कितने हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस टॉल बोला तो एक ही है, हेट्रोजाइगस टॉल बोला तो दो है, लेकिन सिर्फ टॉल बोला तो तीन है। समझ में आई बात? बस इसको वापस से घुमा के सुनो, आज आप अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके, सो एक्सटर्नली इट इज नॉट पॉसिबल। अभी देखो प्लांट को बाहर से देख के तो नहीं बता सकते ना आप। ऐसे प्लांट को समझो, मैंने आपको ऐसा प्लांट दे दिया, आप ये प्लांट को ऐसे देख के बता सकते हो क्या? रुको मैं इसका अलील छुपा देती हूँ। मैंने यहाँ पर ये अलील्स छुपा दिए, ठीक है। अब आपके सामने सिर्फ ऐसे प्लांट्स रखे गए। अब प्लांट्स के ऊपर तो लिखा नहीं होता ना पत्तों में कि मैं बड़ा हूँ कि मैं छोटा हूँ। हम प्लांट्स को बाहर से फिजिकली एक्सटर्नली देखकर नहीं बता सकते कि उसका जीनोटाइप क्या है, वो प्योर है या वो हाइब्रिड है। तो ये पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं, अपना प्लांट प्योर है या हाइब्रिड है, ये पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन अभी तो देखो, अभी तो सुनो। सो हेंस विद इन द जीनोटाइपिक पेयर टी ओनली वन कैरेक्टर टी इज एक्सप्रेस। तो देखो इधर क्या बोला गया है कि आपका प्लांट टॉल है कि डॉर्फ है, ये पता करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। लेकिन अगर आपको कैपिटल कैरेक्टर्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब अगर आपको डोमिनेंट कैरेक्टर दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि एक तो अलील डोमिनेंट पक्का है, दूसरा अलील डोमिनेंट है कि नहीं है ये पता करने के लिए टेस्ट क्रॉस करना पड़ेगा। बट एक अलील पक्का डोमिनेंट है। अगर दूसरा अलील भी डोमिनेंट हुआ तो इसको होमोजाइगस बोलेंगे, दूसरा अलील रिसेसिव हुआ तो इसको हेट्रोजाइगस बोलेंगे। ओके, सो हेंस द कैरेक्टर टी इज सेड टू बी डोमिनेंट ओवर द अदर अलील स्मॉल टी। इट इज दस ड्यू टू दिस डोमिनेंस ऑफ वन कैरेक्टर ओवर द अदर इज टॉल। ओके, तो देखो इधर पे क्या बोला गया है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? फिनोटिपिक रेशियो यानी बाहर से जो कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, जीनोटिपिक रेशियो यानी कि अंदर का जो जेनेटिक मेकअप होता है। सो देखो इधर पे इसको मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस कैन बी मैथमेटिकली कंडेंस्ड इन द फॉर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशन ax प्लस बी वाई द होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला आप a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लगा सकते हो, या आप इसको नॉर्मल एक्सपांशन भी कर सकते हो। तो नॉर्मल एक्सपांशन इसका हम कैसे कर सकते हैं, इधर देखो मैं आपको एक्सपांशन करके बता रही हूँ। ax प्लस बी वाई द होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये देखो हाफ कैपिटल टी हाफ स्मॉल टी, क्योंकि अपन F1 जनरेशन में हमको ये मिला है ऑफ स्प्रिंग, अब इसका ही हम सेल्फिंग कर रहे हैं, तो 50% कैपिटल टी होगा, 50% स्मॉल टी अलील होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर लिखेंगे हम हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी द होल स्क्वायर। अब इसको आप एक्सपांड कर दो, ठीक है। सो हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी इंटू हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ हाँ मैं, ठीक है। हाफ कैपिटल टी इंटू हाफ कैपिटल टी, सॉरी हाफ कैपिटल टी इंटू हाफ कैपिटल टी, क्या हो जाएगा ये पहले मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, देखो मैं पहले ये वाला मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ, हाफ कैपिटल टी इंटू हाफ कैपिटल टी। सो ये मल्टीप्लिकेशन होके क्या मिलेगा, 1/4। क्या मिलेगा इधर पे मुझे मल्टीप्लिकेशन होकर 1/4, 1/4t। क्या मिला इधर पे 1/4t स्क्वायर लिख सकते हो या टी लिख सकते हो, टी भी तो मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। अब मैं इसको स्मॉल टी के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, इसको स्मॉल टी के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। ओके, इधर देखो प्लस
हाफ कैपिटल टी इंटू हाफ स्मॉल टी, ठीक है। सो इधर पे मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बीच में प्लस का साइन। अब नेक्स्ट ये वाला स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ, सो हाफ स्मॉल टी इंटू हाफ कैपिटल टी, तो इधर पे मुझे मिलेगा 1/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, ये देखो 2 2 ज़ा 4 और ये कैपिटल टी स्मॉल टी साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। और अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी इसके साथ, सो हाफ स्मॉल टी इंटू हाफ स्मॉल टी, तो इधर पे मिल जाएगा 1/4 स्मॉल टी। अब देखो इधर पे एक चीज देखो ध्यान से, ये दोनों कॉमन है तो इसको हम ऐड कर देंगे, ये दोनों कॉमन है तो इसको हम ऐड कर देंगे, तो इसका आगे का रिजल्ट क्या आएगा, 1/4 कैपिटल टी 1/4, अभी इधर पे ये दोनों कॉमन है ना, तो 1, ये देखो कैपिटल टी, जब आपका बेस कॉमन रहता है तो आप सिर्फ न्यूमरेटर ऐड करते हो, सो कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस कैपिटल टी स्मॉल टी, ये 1 कैपिटल टी स्मॉल टी, एक मिनट, प्लस 1 कैपिटल टी स्मॉल टी अपॉन 4, सो इधर पे क्या हो जाएगा, एक मिनट रुको, मैं आपको पूरा एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन करके बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो 1/4 कैपिटल टी प्लस 2 कैपिटल टी स्मॉल टी अपॉन 4 प्लस 1/4 स्मॉल टी, सो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 कैपिटल टी प्लस 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी प्लस 1/4 स्मॉल टी, सो ये हमको मिला हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। यानी कि F2 जनरेशन में हमको टोटल 4 में से एक होमोजाइगस टॉल मिलते हैं प्लांट, फिर 2 हाइब्रिड मिलेंगे, एक होमोजाइगस, 2 हाइब्रिड और एक प्योर, ओके, एक होमोजाइगस टॉल, एक हाइब्रिड टॉल और एक होमोजाइगस डॉर्फ। सो अपना जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, 1:2:1। और दिखने में, अगर सिर्फ दिखने की मैं बात करूं तो दिखने में ये कैसे रहेंगे, दिखने में तीनों की तीनों टॉल रहेंगे। फिनोटिपिक रेशियो, ये देखो दिखने में तीनों टॉल है और एक ही डॉर्फ है, सो फिनोटिपिक रेशियो जो दिखाई देता है, लेकिन इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको इतना डिटेल में बता रही हूँ। इसका मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, एक प्योर टॉल है, 2 हाइब्रिड टॉल है, मतलब ये जो 3 टॉल है ना इसमें से एक प्योर है और 2 हाइब्रिड है और बचा हुआ जो लास्ट वाला है वो डॉर्फ है। सो फिनोटिपिक रेशियो इज 3:1, बट जीनोटिपिक रेशियो क्या है इसका, 1:2:1। इसको वापस से रिपीट करके देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यस एवरीबडी। अभी नंबर ऑफ गैमेट्स की अगर मैं बात करूं, चलो गैमेट फॉर्मेशन के बारे में अगर मैं बोलूं तो गैमेट फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और टेस्ट क्रॉस वाला कॉन्सेप्ट हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद ही मैं आपको ये होमवर्क दूंगी कि गैमेट्स कैसे बनते हैं, कितने नंबर ऑफ गैमेट्स बनते हैं, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, ये सब हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज मैंने आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझाया कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस कैसे होता है। यस एवरीबडी, यस। और फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस। तो ये टेस्ट क्रॉस वाला जो टॉपिक है और गैमेट फॉर्मेशन वाला जो टॉपिक है, स्टे ट्यून फॉर दैट टॉपिक। फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ लो। मैं सेल डिवीजन वाले चैप्टर की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। आपको पूरा चैप्टर देखना है, पूरा चैप्टर देखो, नहीं तो एटलीस्ट उसमें से मियोसिस और माइटोसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। 2 घंटे लगेंगे बट पूरा कॉन्सेप्ट फॉरएवर के लिए क्लियर हो जाएगा। सो आई होप आपको इस वीडियो में से हेल्प मिली होगी। थियोरिटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा है बच्चा, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं ट्राई कर रही हूँ कि आपको थ्योरी ईजी से ईजी वे में बताऊँ, बट डोंट वरी, आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना ही मेरा जॉब है। सो आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चैनल पहुंच सके। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।